ठीक है, आप में से किसी को चाहिए? यस, लास्ट हम वो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? ऑक्सी एसिड। अब जल्दी से रिवाइज करवा दीजिए। ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड का जनरल फॉर्मूला यही रहेगा। एक्स कौन हो सकता है? या तो होंगे नॉन मेटल्स, या फिर दो मेटल अलाउड, Mn+7 क्रोमियम+6। यही अपने पास इस अल्टीमेट वो रहेगा। जब फास्फोरस के ऑक्सी एसिड बनाएंगे तो किन चार बातों का ध्यान रखेंगे कि 5 बॉन्ड तो बनाना ही पड़ेगा। पहला केस, एक पी डबल बॉन्ड ओ, एक पी ओ एच, और जब तक कोशिश हो ओ को एच के साथ लगाते रहेंगे। जब खत्म हो जाएंगे तो हमें बचे हुए बॉन्ड्स को एडजस्ट करना रहेगा। व्हाट इज मीन बाय बेसिसिटी? अगर किसी की बेसिसिटी 1 है तो क्या उसको मोनोप्रोटिक बोले? और 2 है तो डाइप्रोटिक। बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने सल्फर की बात की। सल्फर में एक आसान काम है कि हमेशा दो OH ग्रुप लगाना ही लगाना है। ठीक है, बेसिसिटी ऑलवेज 2 फर्स्ट के। सेकंड, दो टाइप के एसिड्स, कौन कौन से? नॉर्मल और थायो। क्या कब बोलेंगे थायो? जब एस एस लिंकेज होगा तब हम समझ जाएंगे कि कौन सा एसिड है, थायो। क्या कोई ट्रिक बनाई थी कि एस एस कब होगा? कौन सी? ऑक्सीजन और सल्फर रेशो 3.5 से कम आया तो एस एस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसी बेसिस पर हमने चार एसिड्स के बारे में भी स्टडी कर लिया था। कुछ एसिड्स के जनरल नेम होते हैं, जैसे ओलियम H2S2O7। कुछ होते हैं जैसे कैरोज H2SO5, और एक था मार्शल H2S2O8। इसी तरह से फॉस्फिनिक H3PO2 और फॉस्फोनिक H3PO3। तो ये कुछ जनरल नेम से। आज अपना जो टॉपिक है ना वो है हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, कल एक नेम में करेक्शन करो, है ना? वो जल्दीबाजी में नेम जो है किसी और का किसी और के साथ चला गया। वो था H3PO4 को हीट किया था आपने 2 मोल्स, तो पहले क्या बनाया था? फॉस्फोरिक H2P2O7। और फिर इसमें से वाटर जब रिलीज किया था तो आपने वो एक नाम लिख लिया H2P2O6 का, वो हमने लिख दिया हाइपोफॉस्फोरिक। वो एक्चुअल में हाइपो नहीं होगा, है ना? वो यहाँ पर H4 रह गया था, इसीलिए हम उसको हाइपोफॉस्फोरिक समझ गए। पर वो क्या रहेगा बेटा? वो आप देखो ये किसका मल्टीपल है? HPO3 का डबल ही तो है ये। तो ये एक्चुअल में मेटा है। इसका नाम क्या है? मेटा। तो आपने वहां पर जो लिखा हुआ है ना हाइपो, उसको कट करके क्या करिए? मेटा करिए। ठीक है, समझ गए? यहां पर इसके बाद आपको याद है फिर क्या बन गया था? P2O5 H2 और, तो इस जगह जरूर चेंज करना है अपने को। वो एक्चुअल में H4P2O6 की वजह से हम उसको जल्दी जल्दी में क्या लिखा गए? पायरो लिख गए थे, है ना? नहीं, हाइपो लिख गए थे, हाइप। तो वो हाइपो नहीं, एक्चुअल में दैट इज मेटा। ओको। हाँ, हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है, पहले जल्दी से इस टॉपिक को समझा जाए, फिर हम इसके बारे में। देखो बेटा, इसका टॉपिक बहुत छोटा सा है पर इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। मतलब आज पूरा टाइम एग्जांपल लिखने में ही निकल जाएगा। तो पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर इटसेल्फ ब्रेक डाउन
into H plus and OH minus. दिस इज नोन एज हाइड्रोलाइसिस। और ये तब होता है जब वाटर किसके साथ रिएक्ट करता है, कोवेलेंट कंपाउंड के साथ। तो एक्चुअल में ये क्या है, केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद कोवेलेंट कंपाउंड। सो एक्चुअल में ऐसा तब होता है जब वाटर किसके साथ रिएक्ट कर रहा होता है, कोवेलेंट कंपाउंड से, यानी कि जिनमें कोवेलेंट नेचर ज्यादा हो उनके साथ। और वाटर अपने आप को किस में तोड़ देगा, H प्लस और OH माइनस में। अब ऐसा समझो कि अगर इसके ये दो पार्ट हैं तो इसमें से एक पार्ट न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, Nu माइनस, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है ना, और ये लोन पेयर के साथ सेंट्रल एटम पे क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोलाइसिस। अब देखो जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो सब्स्टिट्यूशन भी होगा, और जब सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये किस सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, SN2 मैकेनिज्म को। यहां पर SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पर मेथड कौन सा है, सेकंड। वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा, वैसे तो ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में आएगा, पर मैं आपको थोड़ा पार्ट बता दूंगा कि इसमें SN2 का मतलब यहाँ पर कैसे देखा जाए। तो इट फॉलोज SN2 मैकेनिज्म। वैसे 4 मैकेनिज्म हो सकते हैं हाइड्रोलाइसिस के, SN1, SN2, रेडॉक्स एंड पुश एंड पुल। पर हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है, SN2। ठीक है, तो हम सिर्फ किस पे फोकस करेंगे, SN2 पे। सेंट्रल एटम के पास क्या होना जरूरी है, वेकेंट ऑर्बिटल। क्यों होना चाहिए, तभी तो उसका अटैक पूरा हो पाएगा, क्योंकि वो लॉन पेयर लेकर जब आएगा तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, खाली जगह की, तो वो वहां पर अपना लॉन पेयर प्लेस करे। कंडीशन क्या ध्यान रखना, पहली तो ये जो हमें काम आएगी, डू नॉट चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको जो प्रोडक्ट बनाना है उसकी मदद आपको किससे मिलेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट से। मुझे एक्चुअल में बनाना क्या है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या नहीं बदलना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक ऐसी कंडीशन है जो ज्यादा काम नहीं आती अपने, पर हम देख सकते हैं, डू नॉट चेंज हाइब्रिडाइजेशन। क्या नहीं बदलना है, हाइब्रिडाइजेशन। कब तक नहीं बदलना है, जब तक बॉन्ड लेंथ सेम आ रही हो। इफ बॉन्ड लेंथ सेम। अब मुझे बताओ किन हाइब्रिडाइजेशंस में बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होते, ऐसे आपने दो ही पढ़े हैं, sp3d और sp3d3। sp3d में एक्सियल बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती हैं और sp3d3 में इक्विटोरियल्स लॉन्ग होती है। तो अगर उनका कोई केस आएगा तो क्या बदल सकता है, हाइब्रिडाइजेशन। पर क्या कभी नहीं बदलना है, ये कभी चेंज नहीं होगा। चलो अब हम थोड़ा सा SN1 और SN2 का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, है ना, कि व्हाट इज मीन बाय SN1 एंड SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सपोज ये मेरा सेंट्रल एटम है और इसके साथ B, C, D तीन ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जब ये इसको अटैक करेगा तो ये इन तीनों में से किसी एक को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, तभी तो होगा सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन दो तरह से पॉसिबल है। केस नंबर 1 जिसको मैं SN1 मैकेनिज्म बोल रहा हूं, कि पहले तो ये क्या करेगा, एक ग्रुप हटा देगा। कौन सा, मान लीजिए B को सब्स्टिट्यूट करना है, तो B चला गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया बेटा, +1। इसको हम बोलेंगे स्टेप 1। और स्टेप 2 में अब वो जो न्यूक्लियोफिलिक है वो अटैक कर जाएगा और वो सीधा इससे आकर जुड़ गया। तो ये वाला काम दो स्टेप में हुआ। पहले उसने जिसको सब्स्टिट्यूट करना था उसको फ्री किया और जगह बनाई, और फिर किसको आने दिया, न्यूक्लियो। और दूसरा होता है दोनों काम एक साथ हो जाए, SN2। SN2 में क्या होगा, जिसको सब्स्टिट्यूट करना है धीरे धीरे उसका बॉन्ड टूटने लगेगा और नया बॉन्ड बनने लगेगा। यानी कि दोनों प्रोसेस
एक ही साथ हो रहे होंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट वैसा ही मिलेगा। बट उसमें क्या हुआ था, पहले एक कार्बोकेटायन बनाया और देन ओनली सब्स्टिट्यूशन हुआ। इसमें दोनों काम एक साथ, यानी कि एक तरफ से बॉन्ड टूट रहा है, एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, तो बीच में कौन सी फेज मिलेगी, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। तो देखो यहाँ पर इसके कितने बॉन्ड बन रहे थे, 3, अभी दिख रहे हैं कितने, 4, फिर फाइनली एक इसमें टूट जाएगा प्रोडक्ट में। तो ये वाली जो फेज है, ये वाली इसकी कौन सी फेज आएगी, ट्रांजिशन। तो इस फेज में क्या होगा, एक बार एक बॉन्ड इंक्रीज होगा, है ना, ट्रांजिशन में एक बॉन्ड इंक्रीज हो गया। यहां पर कितने थे, 3 से कितने हुए, वापस 3 में चला गया। तो अल्टीमेटली जाना तो उसको वहीं पर है, बट बीच में ट्रांजिशन फेज बनेगी, वो अनस्टेबल होगी। क्यों अनस्टेबल होगी, क्योंकि सर वो तो ट्रांजिशन है, टेम्परेरी फेज है। तो ऐसा किस वाले मैकेनिज्म में होता है, SN2 में। समझ रहे मेरी बात को, हम किसको फॉलो करेंगे, SN2। अब हमें कोई मैकेनिज्म कहीं नहीं बनानी है, हमें सीधे ही क्या बनाना है, प्रोडक्ट। ये तो क्योंकि ये वर्ड आ गया, अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि भाई व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय SN2 मैकेनिज्म। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया BCl3 और इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। अब आप देख के बताओ कि बोरोन के साथ कौन लगा हुआ है, क्लोरीन। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप में क्या क्लियर होते जाएंगे, क्लोरीन हटते जाएगा और उसकी जगह कौन आते जाएगा, OH ग्रुप आते जाएगा। तो इसका मतलब इसके भी तो दो पार्ट हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ, और इसका नेगेटिव पॉजिटिव के साथ। तो अल्टीमेटली हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, सेंट्रल एटम के साथ क्या लगा देना है, हाइड्रोक्साइड, और साइड एटम को किसके साथ फ्री करना है, H के साथ। दैट इज द अल्टीमेट प्रोडक्ट इन हाइड्रोलाइसिस। बस यही सब देखते रहना है अपने को। क्लियर हो गई मेरी बात। प्रोसेस बहुत इजी है, 5 ही मिनट का प्रोसेस रहेगा। जब भी रिएक्शन होगी सेंट्रल एटम किसके साथ चला जाएगा, OH के साथ, और साइड एटम किसके साथ जाएगा, H+ के साथ। क्या नए प्रोडक्ट बन रहा है, यस सर, नए प्रोडक्ट बने, तभी तो हम कैसी रिएक्शन बोल रहे हैं, केमिकल। जबकि हाइड्रेशन में ऐसा नहीं होता। मान लीजिए NaCl होता, तो आपको याद है वाटर इसको सराउंड कर लेता है ना, और इस तरह से इसको भी सराउंड कर लेता है, तो कुछ नया नहीं बनता, बस ये डिसॉल्व हो जाता है। तो कुछ नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, सॉल्टी वाटर बना, पर इस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। सो दिस इज हाइड्रेशन एंड दिस इज हाइड्रोलाइसिस। आई थिंक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोलाइसिस कब होने के चांसेस ज्यादा होंगे, जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा या कोवेलेंट नेचर हो। ठीक है, जितना ज्यादा कोवेलेंट नेचर उतना ज्यादा हाइड्रोलाइसिस। अब मान लो कोई आयनिक नेचर का आ गया, है ना, तो उसका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल तो है पर कंप्लीट नहीं होगा, फिर वो क्या होगा, पार्शियल होगा। तो बीच में कुछ एग्जांपल किसके भी आ सकते हैं, पार्शियल हाइड्रो। तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस में सारे क्लोरीन नहीं उठाएंगे, फिर एक दो कम कर देंगे, है ना। तो मतलब अगर आयनिक नेचर बढ़ी तो हाइड्रोलाइसिस क्या होने लगेगा, डिप करने, यानी कि कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली आपको बस ये ध्यान रखना है, अगर साइड एटम क्लोरीन हुआ तो क्या निकलेगा, HCl। फ्लोरीन हुआ HF, नाइट्रोजन हुआ अमोनिया, फॉस्फोरस हुआ PH3। बस ऐसे निकालते चले जाएंगे प्रोडक्ट। कार्बन हुआ कुछ और निकलेगा। तो साइड एटम किसके साथ चला जाएगा, H के साथ, और सेंट्रल एटम किसके साथ जाएगा, OH के साथ। अब मान लीजिए यहां पर अभी तो मैंने कौन ले लिया, नॉन मेटल। इन केस यहां पर होता बेरिलियम, BCl2। अब बताइए क्या होगा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड और HCl। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर नॉन मेटल है तो ऑक्सी एसिड बन सकता है, और अगर मेटल है तो फिर हाइड्रोक्साइड ही बनेगा। क्या मैं इसको चेंज करके ऐसे नहीं लिख सकता, H3BO3, तो ये ऑक्सी एसिड दिख जाएगा। तो जब नॉन मेटल होगा तो मुझे क्या बनाना है, ऑक्सी एसिड, और जब मेटल होगा तो हाइड्रोक्साइड। और पर एक बात कंफर्म है, क्या चेंज नहीं होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो यहाँ कितनी आ रही है बेटा,
तो अभी भी तो +3 ही चल रहा है। यहाँ देखो +2, अभी भी क्या चल रहा है, +2 ही चल रहा है। यही सब क्या है, हाइड्रोलाइसिस। अब लिख लीजिए अब ये वाला पार्ट रब कर दूं ना, SN1 SN2, ये तो डिटेल में आप सर पढ़ाएंगे इसे। लिख लो हिंट अलग से छोटे कोने में। और ये पॉलीएटॉमिक का ही केस रहेगा, है ना। क्या इन दोनों एग्जांपल्स में से कोई एग्जांपल sp3d का है क्या? नहीं है सर। दोनों एग्जांपल किसके हैं? देखो वो वाला sp2 का है, तो अभी भी sp2 ही है ना। ये एग्जांपल किसका है, sp का है, अभी भी क्या है, sp ही है। तो हाइब्रिडाइजेशन में चेंज नहीं आता जनरली, और ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कभी चेंज नहीं आएगा, प्रोडक्ट उसी से बनेगा अपना। नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है हाइड्रोक्साइड का? कंडीशन क्या क्या रहेंगी बताओ जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करना है, और कभी चेंज मत करना। हाइब्रिडाइजेशन कब तक मत करना, जब तक बॉन्ड लेंथ सेम चल रहा हो। सेंट्रल एटम के पास क्या होना चाहिए, वेकेंट और वाइटल। बाकी इनकी हमें जरूरत नहीं है ना, तो हम मैकेनिज्म करके देखना है ना, बस ये याद है कि मैकेनिज्म कौन सा है, एसेंट। अब नए एग्जांपल्स लें। बताइए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, बनाया जाए एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में HCl। क्या मैं एल्यूमिनियम का ऑक्सी एसिड बना सकता हूँ? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सर एल्यूमिनियम मेटल है, और मेटल के ऑक्सी एसिड्स नहीं होते, केवल किसके हो सकते हैं, मैग्नीज और क्रोमियम।
ये पहले भी आ रही थी क्या माइक में प्रॉब्लम? अभी आ रही है? आवाज कट के आ रहा है या कुछ और इश्यू है? ठीक है, आप ये लिखो, चेंज कर। इफ इट इज SiCl4 तो क्या बनाएंगे बताओ? SiCl4 और हाइड्रोलाइसिस हो जाए तो SiOH होल 4 प्लस HCl। अब सिलिकॉन मेटल है कि नॉन मेटल? तो इसको ऑक्सी एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या लिखूं बोलो? H4SiO4 लिख सकते हैं। क्या नाम हो जाएगा? सिलिसिक। ठीक है, आप करेक्शन करो बिगनर्स बॉक्स के क्वेश्चन नंबर 7 में। पेज नंबर मोस्ट प्रोबेबली 16 होना चाहिए। बिगनर्स बॉक्स होगा 3 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, आप उसको करेक्ट कर लेना। उसने SiO2 दे दिया है आंसर। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना बेटा। ये आएगा आंसर, है ना? जबकि उसने कुछ और दे रखा होगा आंसर, वो आप करेक्ट करो। ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। अब अपने पास कुछ स्पेशल पॉइंट्स। अगर मैं ग्रुप 15 में डाउन द ग्रुप जाऊं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ऐसे चला गया, बताओ डाउन द ग्रुप क्या आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना? ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, ये थोड़ा सा मेटलॉइड, है ना? इसमें भी थोड़ा मेटल कैरेक्टर है और ये तो प्रीडोमिनेंटली मेटल है। तो अगर इनका कोई क्लोराइड होगा तो उनमें कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होगा? आयोनिक। और अगर जैसे आयोनिक कैरेक्टर आया, हम बोलने लग जाएंगे ना कि कैसा हाइड्रोलाइसिस होगा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। तो दो केस ऐसे हैं जिसमें मुझे कौन सा हाइड्रोलाइसिस बताना है बेटा? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। चलो देखते हैं। SbCl3 हाइड्रोलाइसिस तो कर सकते हैं, पर कैसा हाइड्रोलाइसिस करेंगे? पार्शियल। पहले देखो यहां पर कितने हाइड्रोजन हैं? दो। एक वाटर में कितने हाइड्रोजन? दो। तो दोनों क्लोरीन के साथ निकल गए, क्या बन गया? 2HCl। तो अब नया प्रोडक्ट क्या बना? SbOCl। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बदल सकता, तो आप देखो अभी भी क्या आ रहा है? +3। अभी भी क्या आ रहा है? +3। तो इससे मेरे को आइडिया लगाना है कि यहाँ पर कैसा हाइड्रोलाइसिस हुआ है? पार्शियल। क्यों नहीं हुआ कंप्लीट? क्योंकि सर वहां पर थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। ऐसे ही ठीक इसके नीचे वाले के साथ भी होगा, BiCl3। हाइड्रोलाइसिस कराएं, दो हाइड्रोजन फ्री तो दो वैलेंसी फ्री, उन्हें घेरने के लिए कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन। तो इस तरह से फिर से मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +3। तो इन दोनों केसेस में कैसा हाइड्रोलाइसिस होगा? पार्शियल। रीजन क्या बोलेंगे?
ड्यू टू आयनिक कैरेक्टर। तो ये दो केस किसके बनेंगे? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। बताओ इसका हाइड्रोलाइसिस होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसका कोई हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। बताइए CCl4 का हाइड्रोलाइसिस होगा? क्यों नहीं होगा? कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्या किसी पॉलीमर का भी हाइड्रोलाइसिस हो पाता है? क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलीमर का मास बहुत ज्यादा होता है और उस मास को वाटर जो है इतनी आसानी से वो नहीं कर सकता डिप्लेट, इसलिए उस केस में भी कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा। आपने देखा हो पुरानी गाड़ियां और कार स्कूटर जितने भी थे वो अगर कुछ दिन घर के बाहर खड़े रह जाएं तो धीरे धीरे उनके टायर गल जाते थे। अब आज आप उसे साल भर भी बाहर खड़ा कर दो, उसके टायर पंचर हो सकते हैं पर गलेंगे नहीं, क्योंकि अब वो किससे बनने लगे? पॉलीमर से। और पॉलीमर्स होते हैं वाटर रिपेलेंट, इसलिए उनके केस में कभी कोई हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं। वो कट सकते हैं, फट सकते हैं, पर क्या नहीं होंगे? डिग्रेड नहीं होगा, है ना। इसीलिए हमें किसी भी पॉलीमर का क्या नहीं करना है? हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है। अब हमने कौन कौन से पॉलीमर पढ़ रखे हैं? जैसे SiO2, सारे बॉन्ड कैसे बॉन्ड है? स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट और 3D नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क को तोड़ना आसान नहीं है। ऐसे ही इसके दो मेंबर और हैं B4C SiC, इनका भी हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल नहीं है। तो ये वो सारे केसेस हैं जिनमें क्या नहीं बन सकता बेटा? हाइड्रोलाइसिस का कोई प्रोडक्ट नहीं बना। और एक ऐसा केस जिसमें सारी फैसिलिटीज हैं फिर भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा, SF6। आप बोलो इसके लिए क्या रीजन दिया जाए कि इसका भी हाइड्रोलाइसिस नहीं करना है? सर बहुत स्टेबल है। सल्फर की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +6, और वो भी किसके साथ है? फ्लोरीन के साथ। और आपको याद है किसी भी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ पक्का आएगी, दो जनों के साथ, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। दूसरा इसका एक और रीजन बोला जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस, क्योंकि सल्फर जो है वो पूरी तरह से किससे प्रोटेक्टेड है? फ्लोरीन से। तो वाटर सेंट्रल एटम को क्या नहीं कर पाता? अप्रोच नहीं कर पाता, एंड दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्टेरिक हिंड्रेंस। अब अगर इसकी जगह इसी फैमिली का दूसरा मेंबर होता सेलेनियम का हेक्सा फ्लोराइड, बताओ उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा? सर उसका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसके केस में सेंट्रल एटम का साइज क्या है? बड़ा। अब जब साइज बड़ा हो गया तो फ्लोरीन उसको इतना अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, यानी कि उसका स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कमजोर है, इसलिए वाटर उस पर आसानी से क्या करेगा? अटैक। तो सल्फर वाला केस ही ऐसा है जिसका कभी कोई रीजन पूछ ले तो क्या रीजन बोलना है बेटा? स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड और काफी ज्यादा स्टेबल। तो एक तो ये एक स्पेशल एग्जांपल है SF6। और एक सबसे बड़ा स्पेशल एग्जांपल जो पूरे इनऑर्गेनिक में हाइड्रोलाइसिस का एक अलग ही केस है, NCl3। बताओ इसमें हाइड्रोलाइसिस होना चाहिए कि नहीं? होना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सेंट्रल एटम के पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल नहीं, पर अगर स्पेशल केस है तो होगा। तो किस पे अटैक कर जाएगा वाटर? क्लोरीन पे। किस पे अटैक कर देगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा ना, इस बार साइड एटम किसके साथ आएगा? सेंट्रल के साथ, और क्लोरीन किसके साथ आएगा? OH। इसलिए हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा क्लोरीन का ऑक्सी एसिड और दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा NH3। so this is the only example which follows SN1 mechanism। कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है यहाँ पे? SN1। तो ये एक अकेला केस है बेटा, है ना, जिस केस में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, बट किससे पॉसिबल नहीं है? सेंटर से पॉसिबल। किससे पॉसिबल है? साइड से।
दीज वर सम स्पेशल पॉइंट्स कि कहाँ हाइड्रोलाइसिस बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, उनके क्या क्या रीजंस हैं, और कहाँ पर हाइड्रोलाइसिस हो तो गया पर उसका रीजन जो हम पढ़ते हुए आए उससे नहीं दिया जा रहा था। ये स्पेसिफिकली क्यों पढ़ा बेटा, क्योंकि है ना ये पर्ल की तरह होते हैं, इनकी वाइट पीपीटी बनती है और वो वाइट पीपीटी छोटे छोटे मोतियों की तरह रखती है, इसीलिए इनको आर्टिफिशियल पर्ल्स बनाने में भी, बीड्स बनाने में भी काम में लिया जाता है। इन तीनों में कॉमन बताइए कि क्या चीज कॉमन है। व्हाट इज कॉमन इन दीज थ्री? नहीं वो तो हो ही है ही सही, थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है तो वैकेंट ऑर्बिटल तो आएगा ही सही। और कुछ? अपन अक्सर कर इन तीनों की बातें ज्यादा करते हैं ना, क्योंकि इन्होंने अपना ग्रुप नंबर किसके, अपना एटॉमिक नंबर किसके जैसा बना लिया, ग्रुप के जैसा। पर इनमें एक और खास बात है, वो बताओ। हाइब्रिडाइजेशन। दे ऑल आर हैविंग sp3d हाइब्रिडाइजेशन। पांचों सिग्मा sp3d, चार सिग्मा एक लॉन पेयर sp3d, तीन सिग्मा दो लॉन पेयर sp3d। अब sp3d के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक लाइन बोली थी कि उनमें बॉन्ड लेंथ सेम नहीं होती, इसलिए इनके केस में हाइब्रिडाइजेशन बदल जाएगा। क्या नहीं बदलना है? ऑक्सीडेशन। सिर्फ क्या बदल सकते हैं? हाइब्रिड। अब खुद सोचो, sp3d में कौन सा बॉन्ड लंबा है? एक्सियल। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, तो पहले कौन सा बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद किसका नंबर आएगा? इक्वेटोरियल्स का। चलो देखते हैं। अब आप इसको ध्यान से देखो कि अगर इस पर वाटर अटैक करे तो कौन से दो बॉन्ड टूट जाएंगे? ये वाले, क्लोरीन के। अब ये दोनों क्लोरीन अगर चले गए तो हाइड्रोजन है यहाँ पे उनको ले जाने के लिए, तो इनका कैरियर हो गया हाइड्रोजन, ये फ्री। अब बताओ अपने पास कितनी वैलेंसी फ्री हो गई? दो। तीन तो अपनी जगह पर ही है। अब अगर दो वैलेंसी फ्री हो गई तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? कम। उसे मेंटेन रखने के लिए कौन आ जाएगा? ओ आ जाएगा ना। तो अपने पास क्या बन जाएगा? POCl3। दो कौन से क्लोरीन कम करे मैंने? एक्सियल वाले। क्यों कम कर दिए? क्योंकि वहां पर उनकी स्ट्रेंथ कम है। सब जगह यही करना है, सब जगह दो फ्लोरीन हटाकर उनकी जगह किसको एंट्री करानी है? ऑक्सीजन को, ताकि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन रहे। यहां पर कितना है बेटा? 5। यहां पर कितना है? 5। पर हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, ये sp3d है जबकि ये sp3 है। इस तरह की स्ट्रक्चर है, p डबल बॉन्ड o Cl Cl Cl। अब एक्चुअल में जो आप हाइब्रिडाइजेशन की कंडीशन पढ़ते हो हाइड्रोलाइसिस, वो यहां से लगा दो। अब इसके ऊपर किसका अटैक कराओ? वाटर का। तो बताओ कितने Cl रिप्लेस हो सकते हैं? अब तो तीनों हो जाएंगे। अब तो वैसा ही केस चलेगा, तो तीनों Cl चले गए, तो इन तीनों की जगह क्या आ जाएगा बेटा? OH OH OH। अब जैसे ही इन तीनों की जगह OH आया, बताइए क्या बन गया? ऑक्सी एसिड। क्या फॉर्मूला हो गया? H3PO4। बताओ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और चार्ज +5। तो इसका मतलब यहां से यहां तक क्या चेंज नहीं होता? चार्ज। क्या चेंज हो सकता है? हाइब्रिड। क्यों हुआ चेंज? क्योंकि बॉन्ड लेंथ अनइक्वल है, इसलिए बीच में एक प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा इंटरमीडिएटरी, उसी से फिर मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगा। मेटल है कि नॉन मेटल? नॉन मेटल है ना।
नॉन मेटल अपना क्या बनाता है हाइड्रोलाइसिस पे? ऑक्सी एसिड बन गया ना, ऑक्सी एसिड। इन सबको भी पूरा करो चलो। बाकी दोनों को भी पूरा करके उनके फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। B4C को नॉर्वाइड बोलते हैं बेटा जनरली, है ना, ये अपने केमिकल बॉन्डिंग में आया था हीटिंग इफेक्ट में। और SiC को कार्बोरेंडम। अगर आपको कहीं लिखना हो तो लिख लेना, B4C को क्या बोलते हैं? नॉर्वाइड, NORBID, है ना। और SiC को क्या बोलेंगे? कार्बोरेंडम। नॉर्वाइड, नॉर्वाइड। हाँ, बनाए प्रोडक्ट। बताइए कौन से दो बॉन्ड पहले ब्रेक करें? तो भाई दो फ्लोरीन हटाना है और उसकी जगह किसको लाना है? ऑक्सीजन को। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? SOF2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। sp3d से किस पे आ गए हम? sp3। क्या चार्ज चेंज हुआ? देखो यहाँ पे कितना है, +4। अभी भी तो +4 ही है। अब बताओ फाइनल प्रोडक्ट कौन सा ऑक्सी एसिड बनेगा? एक ऑक्सीजन पहले से ही है, दो OH और आ जाएंगे तो बनेगा H2SO3। कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरस। आप कहते हैं +4 में वही बनेगा, +3 होता है तो SF6 में हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल ही नहीं है। इसका बताओ क्या प्रोडक्ट बनाऊं? एक दो फ्लोरीन हटाने, क्या आ जाएगा? ClOF। फिर फाइनली ये भी चला जाएगा, तो अपने पास कितने H आएगा? एक HClO2। ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बच्चे, यहाँ 3। यहाँ भी क्या चल रही है? 3। और यहाँ भी क्या चलेगी? 3। नाम बोलो इसका। क्लोरस। कोई भी नई चीज नहीं चल रही है, जो आप अब तक पढ़ते आए हो उन्हीं से प्रोडक्ट बना रहे हैं बस। ऑक्सीडेशन स्टेट ही की आंसर रहेगा हमेशा कि मेरे को फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है। अलग अलग कैटेगरी वाइज लिए जा रहा हूं अब मैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स। 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे थे? ऑक्सी एसिड, उन्हीं की बात कर रहा हूं। अगर CO2 है तो बताइए हाइड्रोलाइसिस पे क्या प्रोडक्ट बनाया जाए? H2CO3। कैसे पता लगाया? सर +4 है तो +4 का ही ऑक्सी एसिड बनाना है। N2O3, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट चल रही है? 3। 3 में क्या बनाएगा? HNO2।
+3 +3। और बताओ, N2O4 से फिर दिक्कत आएगी, दो दो ऑक्सी एसिड बनाना पड़ेगा। अभी अपन वो वाला केस तो लिख ही नहीं रहे ना। चलो एक ले लेते हैं, P2O3, फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, +3। अब P2O3 अपना क्या बनाता है बेटा, डाइमर। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, P2P4O6। बताओ क्या प्रोडक्ट बनाओ। +3 में अपन एक ही तो एसिड पढ़ते आ रहे हैं, H3PO3। ऐसे ही फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका डाइमर बताओ, P4O10, H3PO4। किससे आइडिया लगाया आपने, ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 +3 +5 +5। क्या कभी NO2 दिया हुआ हो तो उसको क्या मान लेना है अपने को, N2O4 मान लेना ऑटोमेटिकली। क्यों, क्योंकि वो डाइमर में ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये दोनों बनाने के पीछे एक रीजन है, इनके स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया हुआ है अपने पास। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखो, इसमें P4 दिया है ना, तो P4 का मतलब क्या होता है, व्हाइट फॉस्फोरस टाइप, कुछ इस तरह से। सही बनाया है। अब मुझे इसमें क्या सेट करने, कितने ऑक्सीजन है, 6, पहले वाला देख रहे हैं ना, तो सब जगह पीओपी लगा दे। एक पीओपी, सेकंड पीओपी, थर्ड पीओपी, और 4। अभी भी कितने ऑक्सीजन बचे हैं, तो बीच में डायगोनल्स भी बना लो। अब अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने पीओपी हैं, 6 है ना, 4 तो ये आउटर में ही थे, और 2 भी तो हैं जो डायगोनल्स हैं। पीओ पूछा जाए तो, अरे 6 के डबल हो गए ना, तोड़ देंगे ना इनको। फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, तीन सिग्मा एक लॉन पेयर, sp3 ही है। और अगर इसी में P4O10 बनवा लिया जाए तो एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं सर, जो लॉन पेयर बचा हुआ है उसका यूज करो और चारों को एक एक ऑक्सीजन और दे दो, क्योंकि P4O6 तो ये बन ही गया, बस इन सबको एक एक ऑक्सीजन और दे देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P4O10। बताओ इसमें अपने पास पीओपी कितने हैं, 6 ही हैं। पी डबल बॉन्ड ओ कितने हैं, 4, ये एक्स्ट्रा है। क्या हाइब्रिडाइजेशन में चेंज आया क्या, हाइब्रिडाइजेशन इज स्टिल sp3। बिगनर्स उसको देखो पेज नंबर 64 पे, क्वेश्चन नंबर 4, शायद इसी से रिलेटेड होगा, 4 या 6 कुछ होगा। कौन से नंबर पे, 6 है। हाँ बोलो इसका आंसर, कितने ब्रीदिंग ऑक्सीजन है, 2 ही है क्या, 6 है ना, सारे पीओपी ब्रीजिंग ही तो हैं। सब एक ब्रिज का मतलब क्या होता है, दो जनों को जोड़ने वाला, तो जितने पीओपी उतने ब्रिज। कुल कितने पीओपी लगाए आपने, 6, तो आंसर भी क्या हो गया, 6 हो गया। साल के जाने का दुख होगा आपको।
आप तो ऐसे बिल्कुल गम वाले माहौल में बैठे हो कि जैसे ये साल चला जाएगा कोई बचेगा ही नहीं। देखिए टॉपिक तो ये ऐसे ही रहेंगे ना, पी ब्लॉक है तो पी ब्लॉक में तो यही सब चलेगा। अब आप कुछ एक्साइटिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एक्साइटिंग ये है कि खुद एक्टिवली इसको पार्टिसिपेट कर लो, कि है ना नींद आ रही है सर जोर जोर से बोल लूंगी जब आप बुलवाओगे, है ना ये बनेगा वो बनेगा तो हाँ ना बोल दो, है ना, नहीं तो नींद निकाल लो। दो ही बातें हो सकती है ना। पर एक बार देख लोगे तो ऐसा कुछ क्वेश्चन अगर आ गया तो वो जल्दी हो जाएगा बस आपका। उसमें है नहीं कुछ अलग से कुछ बताने का। इंटरेस्टिंग फैक्ट अब सारे खत्म हो गए, अब तो सीधे हम एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स लगा रहे हैं। ये वाला पार्ट कर दूं? हाँ हाँ बेटा वो आप उसका एविडेशन निकालो ना, उसने क्या किया है। पहले जो लॉन पेयर था उसी से तो एक बॉन्ड और बना लिया, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अभी भी वही है, 4 सिग्मा ही तो है। ये वाला पार्ट रब कर दो। किसको बोलते हैं ऑक्साइड? अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्साइड की डेफिनेशन बोलो। अच्छा बोर्ड पे कोई ऑक्साइड दिख रहा है आपको? कौन कौन से? ये सारे ऑक्साइड ही तो हैं। अब ऑक्साइड की डेफिनेशन बनाओ, क्या बनाओगे? सर ऑक्सीजन हो, एक बाइनरी कंपाउंड हो ऑक्सीजन का। बाइनरी का मतलब दो ही टाइप के एलिमेंट हो, और दो टाइप में से एक पक्का किसका होगा? ऑक्सीजन का, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्साइड। नाइट्राइड किसको बोलेंगे? जिसमें नाइट्रोजन किसी के साथ हो, है ना, बाइनरी होना चाहिए बस, है ना। बाइनरी का मतलब दो एटम होने की बात नहीं कर रहे हैं। बाइनरी का मतलब है दो टाइप के एटम्स हो या दो टाइप का एलिमेंट हो। जैसे एक कार्बन का एलिमेंट है, दूसरा ऑक्सीजन का। एक टाइप किसका है? नाइट्रोजन, और एक टाइप कौन है? ऑक्सीजन। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए? ऑक्साइड्स के। अब ऐसे ही कोई अगर नाइट्राइड पूछ ले तो साथ में किसका होना मस्ट है? नाइट्रोजन। हाइड्राइड पूछ ले, हाइड्रोजन का। कार्बाइड पूछ ले, कार्बन का। और फॉस्फाइड पूछ ले, फॉस्फोरस का। ये रब कर रहा हूं अब मैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइड्स, फॉस्फाइड्स एंड कार्बाइड्स। नाम से पता लग रहा होगा, एक में नाइट्रोजन आएगा, एक में फॉस्फोरस आएगा, और एक में कार्बन आएगा। बेटा बोलते रहो, नहीं मुझे लगेगा सो गए आप, है ना। वो भी कर सकते हैं पर बोल बीच बीच में जब मैं जोर से बोलूं तब बता देना, है ना। Li3n, बताओ क्या क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए? लिथियम का हाइड्रोक्साइड, क्योंकि सेंट्रल एटम पर OH, LiOH, और यहां पर NH3। बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, सीधे प्रोडक्ट बनाते जाने, है ना। मैंने लिथियम का ही नाइट्राइड लिया, बाकी इस ग्रुप का कोई और नाइट्राइड बनता ही नहीं है। ये बताएगा कौन? हम्म, मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना, फिर इससे आंसर ले लेंगे। इस ग्रुप में कौन सा ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। ओनली लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, बाकी सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम किसी और को नाइट्राइड नहीं बनाना। आप एक तो आप हो, और एक आप बताना चाहते हैं। दो तीन, पहले आप बोल लो। हाँ। इसलिए ये तो अपन ने पहचान लिया कि ये अकेला ही है पूरे घर का भेदी, उधर जाएगा। बैठो। हाँ। बहुत बढ़िया, ये जो बात अभी मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये एस ब्लॉक में काम आएगी, ध्यान से सुनना।
नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है बेटा -3 और चार्ज बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए पॉजिटिव चार्ज भी क्या होना चाहिए, ज्यादा। तो +2 तो बहुत ज्यादा है, पर +1 में सभी का साइज जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वैसे वैसे उनकी चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम। इसीलिए लिथियम अकेला छोटे साइज का एलिमेंट है जो एस फर्स्ट ग्रुप में से सिर्फ क्या बना सकता है, नाइट है, बाकी कोई और नहीं बनाएगा। रीजन क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर बाकी सबका साइज बड़ा है और बड़े साइज पे पॉजिटिव चार्ज का इम्पैक्ट क्या होगा, कम, तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं बनाते। बात क्लियर हो गई। हमेशा याद रखना प्रोडक्ट देखने के कई मेथड हो सकते हैं। अभी हम ये समझने की कोशिश करें कि लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है फर्स्ट ग्रुप में, तो उसका रीजन ये है कि इसका अकेले की चार्ज डेंसिटी बाकी के कंपैरिजन में क्या है, ज्यादा, इसलिए इसी का नाइट्राइड बनाएंगे, किसी और का बना भी नहीं सकते। अब बताओ, मैग्नीशियम का नाइट्राइड बना दूं, फॉर्मूला क्या लिखूंगा, Mg3N2। बताओ क्या प्रोडक्ट बनाया जाए, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और क्या रिलीज होगा, NH3। अब ऐसे नहीं कि इतना आसान ही क्वेश्चन पूछ लेगा जिसमें आप OH लगाते जाओ और NH3 बनाते जाओ। पूछेगा कैसे, जरा क्वेश्चन को देखना। एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे कराई गई, नाइट्रोजन से, प्रोडक्ट आया ए। फिर इस ए प्रोडक्ट का कराया गया हाइड्रोलाइसिस, प्रोडक्ट एक बना बी, जो कि नेचर में कैसा है, गैस। अब बताओ ए क्या है, बी क्या है। एल्यूमिनियम ये लो, नाइट्रोजन ये, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, नाइट्रोजन की -3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बना, ALN, एलन बन गया। अब इसका क्या होगा, हाइड्रोलाइज। तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड। अब ये हाइड्रोक्साइड तो गैस नहीं हो सकता, पर एक गैस बनेगी NH3। तो मेरे कौन कौन से प्रोडक्ट हो गए, ALN और NH3। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे हाइड्रोलाइसिस का पूछेगा तो ऐसे ही घुमा के पूछेगा, सीधे नहीं पूछेगा। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट, और फिर प्रोडक्ट का क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट ये वाला पार्ट रब कर दें। तो जब नाइट्रोजन साइड एटम होगा तो कौन सी गैस जाएगी, NH3। जब क्लोरीन साइड एटम होगा, HCl। जब फ्लोरीन साइड एटम होगा, HF। तो साइड एटम तो फटाफट पता लग ही रहे। अब मान लीजिए यहां पर कोई फॉस्फाइड ले लेते हैं, Ca3P2। क्या ये फॉस्फाइड है, हाइड्रोलाइसिस कराइए, क्या क्या प्रोडक्ट बनाना है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और PH3। P2S6 कुछ नहीं होता, PH3। PH3 को क्या नाम देते हैं, फॉस्फीन। फॉस्फीन है ना, ये फॉस्फीन है। अब ये वाला पार्ट आप कर दूं ना, सेंटर वाला। अब कौन सा एक और चीज बची हुई है, कार्बाइड। बोर्ड पे देखेंगे हम, कार्बाइड को समझने के लिए चार्ज देखना पड़ेगा। क्या कार्बाइड होने के लिए कार्बन का होना जरूरी है, तभी तो कार्बाइड बोलेंगे। तो कार्बाइड क्या हो सकते हैं बेटा, कई टाइप के हो सकते हैं, आयोनिक, कोवेलेंट और इंटरस्टिशियल। ये वर्ड कुछ सुना होगा, सॉलिड स्टेट हो गया ना, इंटरस्टिशियल वर्ड कहाँ सुना है फिर, बायो में। अच्छा, इंटरस्टिशियल का दूसरा नाम वॉइड्स बोल सकते हैं।
अब बताओ वॉइड्स कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं? किसी भी मेटल लैटिस में। किसमें? मेटल के लैटिस। वो छोटी छोटी जो जगह होती है, जैसे मान लीजिए ये मेटल की ऐसी पैकिंग हो रही है, बिल्कुल क्लोज पैकिंग। तो आपको याद है इस क्लोज पैकिंग में भी बीच बीच में ये खाली जगह है, ये वाली इन वॉइड्स। तो इन वॉइड्स में अगर कौन ट्रैप हो गया? कार्बन। तो उनसे बनने वाले कार्बाइड्स को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कार्बाइड। समझ गए? अक्सर कर ये कौन बनाते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है। कोवेलेंट कौन बनाएगा? पी ब्लॉक, क्योंकि उनमें ये टेंडेंसी ज्यादा रहती है कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की। और आयनिक कौन बनाएगा? एस ब्लॉक। ठीक है। तो हमारे पास कितने टाइप के कार्बाइड्स हो सकते हैं? 3 टाइप के। आयोनिक, कोवेलेंट, इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल कब बोलेंगे? जब उन वॉइड्स में या मेटालिक लैटिस में कौन ट्रैप हो गया? कार्बन। पी ब्लॉक, इसके आपने बहुत अच्छे एग्जांपल आज ही पढ़े हैं, B4CSIC। ठीक है। अब हमें किस पे फोकस करना है? आयनिक पर, है ना। अब बोर्ड पे देखिएगा और ये बताइएगा कि इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं या नहीं है। Be2C, CaC2 और एक ले लेते हैं Mg2C3। क्या ये सारे ही कार्बाइड्स हैं? पहले तो ये बताओ। सर कार्बन दिख रहा है तो कार्बाइड ही है। क्या इन तीनों कार्बाइड्स में कार्बन के ऊपर चार्ज का कोई डिफरेंस दिखता है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है तो बताओ। पहले वाले कार्बन पे कितना चार्ज है? प्लस। वाह। मेटल है क्या कार्बन? नॉन मेटल है, तो चार्ज तो नेगेटिव ही होगा। पहले तो ये क्लियर कर लो, है ना। ऐसा करो, अगर चार्ज निकालने में दिक्कत है तो इसको तोड़कर देखो, ये पूरा न्यूट्रल है कि नहीं। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। इसको ब्रेक करो, ये यहां से तोड़ दिया। बताओ कितना चार्ज बनाएगा ये? +4, क्योंकि बेरिलियम की वैलेंसी होती है 2 और तो 2 बार है तो +4। तो अगर इस पे +4 है तो कार्बन पे क्या होगा? तो इसका मतलब ये वो वाला कार्बन है जिसके ऊपर चार्ज क्या है? माइनस। उस पे बताओ, ये टूटेगा। बताओ कितना चार्ज है? +2। तो इस पे कितना चार्ज है? -2। ठीक है, इसको तोड़ो। मैग्नीशियम +2, 2 बार है +4, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? ठीक है। अब बताओ साइड एटम किसके साथ जाता है? हाइड्रोजन के साथ। सेंटर एटम किसके साथ जाएगा? OH के साथ। इस चार्ज को कौन बैलेंस करेगा? कितने हाइड्रोजन? तो इसका मतलब इस केस में कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? मीथेन। इस वाले केस में C2 तो दे ही रखा है, 2 हाइड्रोजन ही तो लगाने। एसिटिलीन या इथाइन, इसमें बोलो बेटा। C3H4, इसको बोलते हैं प्रोपाइन या एलीन। अब क्या है कि जो कार्बन जो गैस प्रोड्यूस करता है उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम है। या मीथेन प्रोड्यूस करता है ना, तो इसको बोलते हैं मीथेनाइड। कौन सा कार्बाइड बोलेंगे? मीथेनाइड। किस बेसिस पे बोला? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज ऑन कार्बन। मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसका नाम मीथेनाइड। 2 कार्बन में आप एसिडिक वर्ड यूज करते हो, तो इसका नाम हो गया एसिटिलाइड। और 3 कार्बन को अब आप जनरल नेम रखना है, तो एलिलीड या एलिलाइड। तो इस तरह से कार्बाइड की कितनी कैटेगरी? 3। चार्ज देखना आता है कि नहीं आता है? आता है। उसी से क्या बनेगी बेटा? गैस बनानी है ना। अब मान लो मैंने लिख दिया Al4C3। बताओ कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा ये हाइड्रोलाइसिस पर? फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। रेज योर हैंड फॉर ऑप्शन नंबर थर्ड। अभी तो इतनी जोर से बोले सब।
3 कार्बन देख के थर्ड। अच्छा, रेज योर हैंड फॉर अदर देन थर्ड ऑप्शन, इसको छोड़कर, ये सर फर्स्ट सेकंड में से ही होगा मेरा आंसर। रेज योर हैंड फॉर ऑप्शन नंबर 1, कि सर इसका आंसर तो 1 ही होगा। सबसे पहले आपने हाथ उठाया, बेटा बोलो। इन्हें ऐसे ही पकड़ ली बात, सही है। आप इसको दो तरह से देख सकते थे कि सर एल्यूमिनियम का चार्ज +3 तो वो इसके नीचे, कार्बन का चार्ज -4 तो इसके नीचे। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे अपने इसको ब्रेक किया, आप इसको ब्रेक करो। एल्यूमिनियम कितना चार्ज आ रहा है, 12। कितना चार्ज आ रहा है, 12। तो इसका मतलब क्या इस पे -12 होगा क्या? पर एक कार्बन के अकॉर्डिंग देखूं, अगर टोटल -12 है तो एक कार्बन पे कितना हुआ, -4, इसीलिए इस पे कार्बन के ऊपर चार्ज है -4। और दूसरा जो उसने मेथड बताया वो सबसे जल्दी कैच कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। कि सर यहाँ पर एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज था +3 और कार्बन पे -4, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बनाया होगा। तो अब अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये चारों एग्जांपल्स में से कोई सा भी आ जाए तो सबसे पहले कार्बन पे क्या चेक करना है, चार्ज, और उसी के अकॉर्डिंग 3 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। मीथेन, तो क्या बोलेंगे ऐसे कार्बाइड को, मिथेनॉइड। C2H2 एसिटिलाइड, और C3, ये वाला C3H4 तो एलिल है। कुछ भी पूछे उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना है, और ज्यादा पूछे जाने की चांसेस कार्बाइड में से ही रहेंगे। ये वाला टॉपिक आगे वाले पेजेस पर है, पेज नंबर 26 27 पे शायद उसी से ही उठाए। पेज नंबर 30 और 31 पर है, वही टॉपिक अपन ने यहाँ पे पहले ले लिया है बेटा, है ना। पेज नंबर 30 और 31 पे बिखरा हुआ है ये टॉपिक, तो हमने वहीं से इसको पिक कर लिया है कि भाई वहां आएगा, उससे पहले यहीं पढ़ लेते हैं कार्बाइड्स में। कि इनका हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है क्या, इसलिए इनके बारे में बात ही नहीं की हमने। इनका भी होगा नहीं, क्योंकि ये केमिकली बाउंडेड नहीं है, ये तो बस फंस गए उसमें। जैसे क्लास में फंस जाते हैं ना अपन कभी कभी, आए कुछ और सोच के, चल कुछ और रहा है, अब आ गए फंस गए, तो हमारा पूरा ध्यान फिर वॉच की तरफ रहता है कि यार इसको क्या हो गया, आज वॉच चल क्यों नहीं रही है, कमजोर है, सर की बैटरी कमजोर होती है, ये क्यों, ये भी कमजोर है शायद। अच्छे बेटा, मेटल्स तो +4 तक जा सकते हैं, इवन मैग्नीज तो +7 तक भी जा सकता है, वो तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले से प्रेडिक्ट नहीं करी जा सकती। दैट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज पर गिवन कंपाउंड। वैलेंसी पहले से फिक्स होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं। प्रोडक्ट बना लेंगे। क्वेश्चन दे दूं एक, बताओ। CaC2 में, CaC2 में कितने पाई बॉन्ड हैं? क्वेश्चन है मेरा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन CaC2। हो सकता है आपको एक भी नहीं दिखाई दे रहा हो, पहले ब्रेक कर लो CaC2 को। CaC2
ब्रेक करके क्या बनेगा, Ca+2 C2-2। अब ये बन गया मेरे पास, इसी को तो बनाना है आपको। क्या ये होमो डाई एटॉमिक टाइप का आयन नहीं दिख रहा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 14। तो 14 में तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो सर इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसकी भी एक वैलेंसी फ्री और इसकी भी एक वैलेंसी फ्री। टोटल कितनी वैलेंसीज हो गई, -2। अब बताओ कितने सिग्मा कितने पाई दिख रहे हैं, 1 सिग्मा 2 पाई। तो इसमें कितने पाई हैं, 2 पाई। एलीन में कितने पाई हैं, ये एलिलाइट्स में कितने पाई हैं, C3 4-। इसमें पाई कैलकुलेट करो। अब इसकी 2 स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, चाहो तो आप इस तरह से। तो देखो आप, इस कार्बन की दोनों तीनों चारों वैलेंसी पूरी हो गई, 1 और 3 4। इसकी कितनी बची हुई है, 1। इसकी कितनी बची हुई है, 3। तो टोटल -4 हो गई। या तो आप ये स्ट्रक्चर बना लो, या फिर एक और स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, सबको डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। अब बताओ, इस वाले कार्बन की 4 फिर से पूरी हो गई, इसकी कितनी बची हुई है, 2। तो इसकी भी तो 2 बची है। दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा सिग्मा पाई में, कितने सिग्मा कितने पाई, 2 सिग्मा 2 पाई। बेटा कोई बड़ा मॉलिक्यूल देकर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट हैं, बताइए NH4Cl में कौन कौन से बॉन्ड हैं। कौन कौन से टाइप के बॉन्ड है ये बता दो। अच्छा पहले बताओ, क्या इसमें मेटेलिक बॉन्ड है, मेटल है ही नहीं। मेटल तो सिर्फ मेटेलिक लेटिस में हो सकता है, ये तो गई बात। अब इसको ब्रेक कर लो आप, NH4+Cl-। तो ये वाला इंटरेक्शन हो गया आयोनिक, क्योंकि 2 आयंस हैं। ये क्या हो गया, आयोनिक। अब इसी में बहुत सारे बॉन्ड हो सकते हैं। इसमें कौन कौन सा बॉन्ड है सर, एक कोऑर्डिनेट है और 3 कोवेलेंट। इसका मतलब इस पूरे मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट भी है और कोवेलेंट। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो उस बड़े मॉलिक्यूल को क्या करना, ब्रेक। और ब्रेक करके आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। बताओ CaCO3 क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, CaCO3 नहीं होगा, CaCO3, क्योंकि CO3-2 में कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कोऑर्डिनेट। करूं रब, किस पेज पर मिलेगा ये क्वेश्चन, ये वापस से आपको 30 और 31 पर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ पायरो एंड परऑक्सी एसिड्स। कैसे पहचानेंगे कि पायरो है, कौन सा बॉन्ड होगा, POP या XOS, है ना। और कैसे पहचानेंगे कि परऑक्सी है, सर ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो करते हैं हाइड्रोलाइसिस। सबसे पहले मैं लेता हूं बेटा H2S2O8। देख के बताओ क्या इसमें परऑक्सी लिंकेज है या नहीं है, कैसे पता लगाया, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने पे आ रहा है +7, जो पॉसिबल नहीं है। तो चलो देखते हैं, स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले कौन सा लिंकेज फिट करा जाए, परऑक्सी। ये हो गया बेटा परऑक्सी लिंकेज।
सल्फर पे, सल्फर के कोई से भी ऑक्सी एसिड हो, बेसिसिटी कितनी आएगी 2, तो एक OH यहां और एक OH यहां। अब बचे हुए सारे क्या हैं, ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड इसका, डबल बॉन्ड इसका, ठीक है। अब इस पे किसका अटैक होगा बेटा, वाटर का, क्योंकि हमें हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जब H प्लस OH इस पे अटैक करेंगे तो हमेशा याद रखना परऑक्सी लिंकेज को कुछ नहीं करना है, परऑक्सी लिंकेज नहीं तोड़ना होता है ना। आप ऐसा मत करना बीच में से तोड़ दो, परऑक्सी लिंकेज अगर मैं इसको बीच में से तोड़ दूं तो वाटर अटैक कैसे करेगा, क्योंकि फिर उसको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे ही नहीं। इसलिए इसको इस तरह से तोड़ना है कि मेरे को परऑक्सी लिंकेज एक साइड रखना है और बाकी ये टूटे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आयन बने। तो चलो इसको कहीं से भी तोड़ के देख लेते हैं। सपोज अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं, यहां से भी कर सकता था, यहां से कर दिया, बताओ किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, क्योंकि उसकी EN ज्यादा है, और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव। तो बताओ H किस पे अटैक करेगा, और ये, तो बताओ एक प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, एक तो बन गया ना H2SO4, एक तो आपका बन गया H2SO4 और एक क्या बन गया H2SO5, H यहां जुड़ गया ना, H2SO5। तो वापस से मेरे पास एक परऑक्सी लिंकेज फिर बच गया, OOH, बचा कि नहीं बचा। अब फिर किसका अटैक होगा, वाटर का। बताओ परऑक्सी लिंकेज को बचाना है नहीं बचाना है, बचाना पड़ेगा सर। यहां से गया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, बताओ H प्लस और OH माइनस में से कौन कहां अटैक करेगा, OH इस पर, H इस पर, क्या बनेगा H2SO4 और H2O2, ये फिर से क्या बच गया, परऑक्साइड। तो एक रूल याद रखिएगा, परऑक्साइड विल ऑलवेज गिव बर्थ टू परऑक्साइड, परऑक्साइड हमेशा एक नए परऑक्साइड को बर्थ करते ही रहेगा। अब आप इसका नाम याद करो, क्या लिखा था आपने, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, क्यों रखा था समझ गए, बिकॉज इट इज गिविंग टू सल्फ्यूरिक एसिड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। और इसका नाम क्या रखा था, कैरोज है वैसे तो ये, पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक, क्यों लिखे मोनो, क्योंकि एक ही H2SO4 प्रोड्यूस किया है। तो हमें क्या मेंटेन करके रखना है, परऑक्सी, उसके बिना H प्लस और OH माइनस अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप बीच में से सिमेट्रिकली तोड़ दोगे ये वाला बॉन्ड, तो फिर ना पॉजिटिव आएगा ना नेगेटिव आएगा, फिर उसे ऐसे केस में वाटर कोई अटैक नहीं कर पाए। सेम आप इसी तरह से H2SO5 तो हो ही गया, H2S2O7 क्या नाम है इसका, ओलियम, स्ट्रक्चर में कौन सा लिंकेज आएगा, SOS आएगा सर, SOS, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, OH, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, OH, कहीं से भी तोड़ सकते हैं, यहां से तोड़ेंगे तब भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, यहां से तोड़ेंगे तब भी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। तो इस पे कौन अटैक करेगा बेटा, ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, तो इस पे अटैक करेगा H प्लस और इस पे अटैक करेगा OH माइनस, क्या प्रोडक्ट मिलेगा बताओ, H2SO4, दोनों, दोनों ही क्या मिलेंगे H2, क्या नाम है इसका, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। कंसेप्ट तो शुरू के 5 मिनट में हो गया था, अभी हम सिर्फ क्या लिखे जा रहे हैं, एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स। हाइड्रोलाइसिस ऑफ
इंटर हेलोजेंस। व्हाट इज मीन बाय इंटर हेलोजेंस? अच्छा ठीक है, पहले ना शुरू में तो बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे ना आवाज पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। शुरू के 4 वर्ड अच्छे से आते हैं, फिर, है ना। अब बताओ इसको, क्या है ये इंटर हेलोजन है? बोलो मानसी। या पा नहीं है। हाँ, जब हमारे पास दो अलग अलग हेलोजेंस हो उससे बने हुए कॉम्प्लेक्स को क्या बोलेंगे? इंटर है। सो ऐसा लिख सकते ना, कंपाउंड ऑफ टू डिफरेंट हेलोजेंस। अब इसमें क्या करेंगे, एक हेलोजन मान लो एक्स है, तो दूसरे को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे? एक्स डैश से। एक्स का मतलब होगा कौन सा वाला हेलोजन, छोटा कि बड़ा? बड़ा, लार्ज। यानी कि जिसकी ईएन क्या होगी? कम। और एक्स डैश का मतलब स्मॉल, यानी कि उसकी ईएन क्या होगी? ज्यादा। क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ पाती है हेलोजेंस में? 1, 3, 5, 7। केमिकल बॉन्डिंग में आया हुआ है इसका इक्वेशन। एक्स एक्स 1 डैश, एक्स एक्स 3 डैश, एक्स एक्स 5 और एक्स एक्स 7 आया था, नहीं आया था? अब इसमें देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चे? +1, +3, +5, +7। ठीक है, अब इसका क्या करना है मुझे? हाइड्रोलाइसिस। एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं। सपोज इसका एग्जांपल है ClF, इसका लिख लेते हैं ClF3। वैसे तो आज ही आ गया था ClF3 ना। इसका लिख लेते हैं ClF5 और इसका लिख लेते हैं IF7। अब आप देखो बेटा, किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव है? जो बड़े साइज का होगा उस पे पॉजिटिव, जो छोटे साइज का होगा उस पे नेगेटिव। तो OH किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले पर, है ना। तो जब वो पॉजिटिव वाले पर अटैक करेगा तो वो अपना क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड, यानी कि ऑक्सी एसिड। और ये वाला किसके साथ चला जाएगा? साइड एटम के साथ। तो क्या रिलीज हो जाएगा? HF। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +1। तो यहां भी तो +1 ही है। यहां पे कितनी है? +3। तो क्या बनाऊं मैं? HClO2 और साथ में क्या रिलीज करना है? HF। यहां बताइए, HClO3 HF। यहां क्या बनाऊं? HiO4 HF। क्योंकि मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट वैसी ही रखनी है जैसे कि रिएक्टेंट साइड है। नाम बना लेंगे इसका, हाइपोक्लोरस, इसका क्लोरस, क्लोरिक, इसका क्लोरीन कहाँ है यहां पर आयोडिक, है ना। बस लगातार बोलते। कल की अनाउंसमेंट आ गई होगी। अरे छुट्टी की कल की अनाउंसमेंट ये है कि सेकंड क्लास और फोर्थ क्लास इंटरचेंज होगी। तो मैं आऊंगा सेकंड में और सतीश सर आएंगे फोर्थ में। तो हम दोनों ने अपनी क्लास क्या की है? इंटरचेंज। उसी के अकॉर्डिंग आना आप अपना मटेरियल लेकर, है ना। क्या? हाँ, अरे मतलब ऐसे रहता है ना कि भाई अपना माइंड सेट रहता है, अभी सरप्राइज हो जाओ ये कहां से आ गए, है ना। ऐसे वो माइंडसेट सभी के होते हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ और आ जाता है। ये वाला पार्ट हटा दूं? लोग फटाफट एंड कर रहे हैं, लास्ट आ गया बिल्कुल।
दो रिएक्शन और लिखने फिर एंड, लास्ट फाइनल टू रिएक्शंस, उसके बाद ये एंड हो जाएगा, है ना। है तो थोड़ा बड़ा पार्ट, पर वो वाली रिएक्शन थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएंगी। क्या करूं साक्षी, लिखा नहीं तूने अभी तक? लो इसको फ्री करो जल्दी से, बोर्ड को कर दे। अरे आप है ना, इससे लिखने की बजाय मॉड्यूल में भी देख लो कभी कभी, है ना। देखो अब अपने पास है लास्ट, मतलब सेकंड लास्ट, कल करेंगे इसको लास्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कि जब किसी नॉन मेटल का हाइड्रोलाइसिस होगा बेटा, तो क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे। जब भी नॉन मेटल का हाइड्रोलाइसिस हो तो मुझे एक प्रोडक्ट तो बनाना है हाइड्राइड। एक क्या बनाना है, हाइड्राइड। क्योंकि आपको याद है नॉन मेटल ज्यादातर अपनी एफिनिटी किसके साथ रखते हैं, हाइड्रोजन के साथ। अपने पास नॉन मेटल भी वही तीन होंगे, कौन कौन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। तो आपको याद है ये अपना PH3 बनाएगा, ये H2S बनाएगा और ये HCl बनाएगा। तो एक तो क्या बनाना है, हाइड्राइड प्लस ऑक्सी एसिड। दूसरा क्या बनाएंगे आप, ऑक्सी एसिड। अब यहाँ एक थोड़ा सा कैच है कि यहाँ पर ये रिएक्शंस कैसी हैं, डिसप्रोपोर्शन। तो डिसप्रोपोर्शन में हमें ऑक्सी एसिड कौन सा बनाना है वो याद रखना पड़ता है। डिसप्रोपोर्शन में कोई जुगाड़ नहीं है बेटा। डिसप्रोपोर्शन मतलब ये होगा कि रिड्यूस होगा और ऑक्सीडाइज। तो देखो रिड्यूस तो हो ही गया, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जा रही है, जीरो है ना यहाँ पे। अब जीरो से देखो -3 -2 है, माइनस क्यों आए, हाँ -1, ठीक है ना। माइनस माइनस तो एक बार रिड्यूस हो गया। अब एक बार क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करने का कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, वो याद करना पड़ता है। ये तो फिक्स है कि हाइड्रेट तो यही बनाना है, वो प्रोडक्ट आपको याद करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसमें स्टार्ट करते हैं हेलोजन फैमिली से। अब कौन सी रिएक्शंस आएंगी, डिसप्रपोर्शन। अब तक कितनी आ चुकी हैं, नहीं है, 4 होंगी। एक कौन सी नहीं लिखी है, HNO2 वाली लिख ली थी लास्ट, तो अपन वो भी लिखेंगे ना। अब आप एक काम करना, नेक्स्ट टर्न पे जितनी भी डिस्प्रपोर्शंस हैं उनको याद करके आना, है ना। कितनी है, 3। एक दो मैं और लिख रहा हूं, ठीक। जैसे ऐसा करते हैं, पहले फॉस्फोरस और सल्फर वाली लिख लेते हैं, क्लोरीन वाली नेक्स्ट टर्न पे लिखेंगे, और नेक्स्ट ईयर लिखेंगे। एक ही दिन में कितना फर्क आ जाएगा ना। P4, और अगर बेटा इसका हाइड्रोलाइसिस हुआ तो आपको क्या करना है, ये हाइड्रोलाइसिस किस मीडियम में करना है, बेसिक मीडियम में। तो बेसिक के लिए मैंने यहां पे क्या ले लिया, NaOH। तो पहले क्या करो, एक प्रोडक्ट बना लो। एक तो बना ले सर इसका PH3, और एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑक्सी एसिड बोलो इसका, H3PO2। यही तो है लोएस्ट वाला। तो बताओ इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिड्यूस ऑक्सीडाइज। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +1। अब यहां पे कौन आ जाएगा, NaOH। तो NaOH यहां पर किसको रिप्लेस करेगा, H को। H को रिप्लेस करते से H2O फ्री होगी और Na इसकी जगह आ जाएगा, तो बनेगा NaH2PO2। अब इसका नाम बना दो, बस यही एक इंपॉर्टेंट बात है। इसका नाम क्या है,
हाइपोफॉस्फोरस। अब इसको बनाओ तो सोडियम तो आएगा, हाइपो आएगा और अस आता है तो लास्ट में ITE, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन रिलीज किया है तो इसका नाम क्या बन गया? फॉस्फाइट। ITE क्यों आया? क्योंकि एक H कम हुआ है, और आपको जब भी मालूम है अस वाला अपना एसिड देगा तो वो ITE के साथ एंड होगा। ऐसे ही सल्फर S8, फिर वही होगा H प्लस OH माइनस NaOH। बस आप ध्यान रखना, एक तो हाइड्राइड बनाना है और एक ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड किस ऑक्सीडेशन स्टेट में लेना? LOS, लोएस्ट। अब यहां पे बताओ एक प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2S। दूसरा बनाऊं क्या? सबसे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट याद करो कौन सी थी? थायो एसिड में थी, H2S2O3, ठीक है नहीं थी? और इसका नाम था थायोसल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज नोन एज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आप इसको NaOH से ट्रीट कराओगे तो ये Na इसके हाइड्रोजन्स को क्या करेगा? रिप्लेस। थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा। 2 NaOH लो तो कितने वाटर रिलीज हो गए बेटा? 2। और यहां पर आ गया Na2S2O3। बताओ क्या नाम बन गया? ये पढ़कर आए हो आप? किस में? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, ब्लैक फोटोग्राफी। इसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। तो आज हम यहीं रोकते हैं। टोटल डिस्प्रपोर्शन कितने हो गए हैं? 5। 3 पहले, 2 ये, और एक बीच में आपने छोड़ दी है ना। मैं लिख दे रहा हूं यहां पर सबसे ऊपर। अरे यहां लिखा, एक ही लाइन है। H3PO3, ये भी बेटा डिस्प्रपोर्शन है। टोटल 6 हो जाएंगे। जब आप इसको डिस्प्रपोर्शन में ले जाओगे तो ये एक प्रोडक्ट बनाएगा H3PO4 और एक प्रोडक्ट बनाएगा PH3। तो टोटल अब आपकी कितनी डिस्प्रपोर्शंस हो गई हैं? 6। जितने भी एनसीईआरटी में थे उतने तो अभी आ गए हैं अपने, है ना। नेक्स्ट टर्न पे आप मुझे याद दिलाओगे हमें किसका हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करना है कल? हेलोजेंस का। अभी सिर्फ आज किस किस का कंप्लीट किया है? फॉस्फोरस और सल्फर। प्रोडक्ट बनाना समझ गए? एक तो क्या बनेगा? हाइड्राइड। हाइड्राइड एक ही होता है उनका। दूसरा क्या बनेगा? ऑक्सी एसिड। वो भी किस स्टेट में? लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप इस ईयर से दूसरे ईयर में हैप्पीली ट्रांजिट हो जाएं, सही सलामत। क्योंकि आज अपनी भी ट्रांजिशन स्टेट आएगी ना, तो वो रात में आएगी 12 बजे। उस समय आप सोते सोते ही कहां पहुंच जाएंगे? नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाओ। नहीं, मैं तो जग कर ही पहुंचूंगा, है ना। मैं क्यों सोऊंगा? मैं देखूंगा कि कैसे आती है ट्रांजिशन स्टेट। जाओ।